प्यारे बच्चों नमस्कार। हाई स्कूल मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का अध्ययन किया और दी हुई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि से लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने का तरीका भी सीखा। आज हम संख्याओं तथा उन संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक में क्या संबंध होता है उसको हम सीखेंगे। तो बच्चों, पहली संख्या पूरे दूसरी संख्या, पहली संख्या पूरे दूसरी संख्या बराबर लसाअ पूरे मौसम। ये संबंध होता है बच्चों दो धनात्मक पूर्णांक संख्या और उसके लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक में संबंध। ये संबंध बच्चों केवल दो धन पूर्णांक संख्याओं के लिए सत्य है। अब स्टूडेंट, इस पर विभिन्न प्रकार से आपसे प्रश्न किए जा सकते हैं। जैसे लघुत्तम समापवर्तक दिया होगा, महत्तम समापवर्तक दिया होगा बच्चों, और पहली संख्या दी होगी और आपसे दूसरी संख्या पूछते तो दूसरी संख्या पूछते बच्चों, तो दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समापवर्तक गुणे महत्तम समापवर्तक बटा में पहली संख्या। ठीक, ये सूत्र बच्चों आप लगा देंगे। फिर बच्चों हो सकता है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक दिया हो, महत्तम समापवर्तक दिया हो और दूसरी संख्या दी हो और पहली संख्या पूछ दे बच्चों, तो आप ये सूत्र लगाएंगे, पहली संख्या बराबर लघुत्तम समापवर्तक गुणे महत्तम समापवर्तक बटा में दूसरी संख्या, ये दूसरी संख्या। और बच्चों, ये जो भी हम फार्मूले बना रहे हैं ये कोई नया फार्मूला नहीं है। ये जो मुख्य फार्मूला है, इन्हीं फार्मूले से बच्चों ये दोनों फार्मूले हमने क्या किया, बनाया। जैसे हमें दूसरी संख्या चाहिए, लघुत्तम समापवर्तक दिया है, महत्तम समापवर्तक दिया है और पहली संख्या दिया है, दूसरी संख्या हमें चाहिए। तो दूसरी संख्या को आप यही रहने दीजिए, दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक में बच्चों पहली संख्या की भाग कर दीजिए। ठीक है। इसी प्रकार यदि लघुत्तम समापवर्तक दिया है और महत्तम समापवर्तक दिया है और दूसरी संख्या हमें ज्ञात है और पहली संख्या बच्चों जब पूछ देगा, ठीक, तो आप लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक में दूसरी संख्या की क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो पहली संख्या क्या होगी, प्राप्त हो जाएगी। ठीक। इसी प्रकार बच्चों आपको हो सकता है पहली संख्या दिया हो, दूसरी संख्या दिया हो और दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक दिया हो और लघुत्तम समापवर्तक आपसे पूछ दे, तो लघुत्तम समापवर्तक बराबर पहली संख्या गुणे पहली संख्या गुणे दूसरी
संख्या बटा में महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। ये देखिए बच्चों, पहली संख्या दिया रहेगा, दूसरी संख्या दिया रहेगा और दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक दिया रहेगा, तो लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने का ये सूत्र रहेगा। फिर बच्चों, यदि पहली संख्या दी हो, दूसरी संख्या दी हो और लघुत्तम समापवर्तक दिया, तो महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने का सूत्र, महत्तम समापवर्तक बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा में लघुत्तम समापवर्तक। तो ये 4 टाइप के बच्चों प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, और ये दोनों चारों जो बच्चों हमने सूत्र बनाया है, यह सूत्र मुख्य फार्मूले से पक्षांतर करके निकाले गए हैं। तो आइए स्टूडेंट, दिए हुए संबंध के ऊपर हम कुछ प्रश्न लेते हैं और समझते हैं। तो स्टूडेंट, दिया है प्रश्न, यदि संख्याओं 150 तथा 100 का महत्तम समापवर्तक 50 है, तो इनका लघुत्तम समापवर्तक क्या कीजिए। ठीक, तो स्टूडेंट यहाँ लिखेंगे हल। क्या क्या डेटा पर्याप्त है बच्चों, इसको लिख लेते हैं। दिया है पहली संख्या मान लेते हैं, ये पहली संख्या बराबर मान लीजिए 150। ये मान लीजिए पहली संख्या और ये दूसरी संख्या है, तो पहली संख्या 150, दूसरी संख्या 100। ठीक, ये दिया है। और बच्चों दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 50। ठीक, यानी महत्तम समापवर्तक दिया है 50, तो लघुत्तम समापवर्तक हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, अब संख्याओं तथा उनके लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक में जो रिलेशन होता है बच्चों, उसको हम यहाँ लिखते हैं। तो देखिए यहाँ हो जाएगा बच्चों, हम जानते हैं कि पहली संख्या गुणे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समापवर्तक गुणे महत्तम समापवर्तक। ये रिलेशन बच्चों हम जानते हैं। ठीक, पहली संख्या कितना दिया है बच्चों, 150। दूसरी संख्या कितना दिया है बच्चों, 100। लघुत्तम समापवर्तक हमको ज्ञात करना है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, लघुत्तम समापवर्तक गुणे महत्तम समापवर्तक कितना है बच्चों, 50। ठीक है ना, हमको लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। ठीक, तो ये क्या है, लघुत्तम समापवर्तक गुणे 50। ये जो दोनों बच्चों संख्याएं हैं, इनके बीच में गुणा संक्रिया है। ठीक, अब लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए बच्चों 50 का बच्चों हम पक्षांतर कर देंगे। तो 50 का पक्षांतर करें बच्चों, तो दूसरे पक्ष में आकर के क्या बनेगा, आ, अर्थात लघुत्तम समापवर्तक बराबर
150 गुणे 100 बटा में 50। ये देखिए ये लघुत्तम समापवर्तक बराबर 150 गुणे 100 बटा में 50। और बच्चों इसको काट दीजिए। 50 या 150 3 बार में कट जाएगा और बच्चों हो जाएगा 100 क्या है 300। तो दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक बच्चों कितना हो गया 300। ठीक। तो आइए स्टूडेंट एक प्रश्न और हम लेते हैं और समझते हैं। तो स्टूडेंट यदि संख्याओं a और b का महत्तम समापवर्तक 12 है और इन संख्याओं का गुणनफल 3600 है, तब इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। ठीक है ना। देखिए क्या क्या दिया है बच्चों, इसको लिख लेते हैं। दिया है देखिए मौसम, दोनों संख्याओं का मौसम 12 दिया है। महत्तम समापवर्तक दिया है बच्चों 12। ठीक। और इन संख्याओं का गुणनफल 3600 है, अर्थात a गुणे b बराबर 3600। ये बच्चों पहली संख्या है, क्या है दूसरी संख्या है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, या इसको भी मान सकते हैं ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या ना। 3600 और बच्चों को ज्ञात करना है लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है ना, ये ज्ञात करना है। हम जानते हैं बच्चों कि पहली संख्या गुणे हमें ज्ञात करना था लघुत्तम समापवर्तक। ठीक। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समापवर्तक गुणे महत्तम समापवर्तक। ये ठीक। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या कितना 3600, यहाँ रख दीजिए बच्चों 3600। लघुत्तम समापवर्तक हमें ज्ञात करना है, ऐसे छोड़ दीजिए। महत्तम समापवर्तक कितना है 12, ये 12। ठीक। तो लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए बच्चों 12 का हम क्या कर देंगे 3600 में भाग करेंगे। ठीक। क्योंकि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक में बच्चों गुणा संक्रिया है। ठीक, गुणा संक्रिया। तो लघुत्तम समापवर्तक बराबर 3600 बटा में 12। ठीक है ना। देखिए 3600 में हमने 12 का क्या किया भाग किया लघुत्तम समापवर्तक। तो इसको हल करते हैं बच्चों। तो 12 तिहाई 36 कितना है 300। तो बच्चों लघुत्तम समापवर्तक आ गया आपका 300। तो स्टूडेंट अब हम प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न को हल करेंगे और समझेंगे। तो आइए बच्चों प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न लेते हैं। तो स्टूडेंट प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 1। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। और इसमें से ये 5 सवाल आपको दिए गए हैं। तो आइए स्टूडेंट इन सवालों को हम अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं। तो पहला प्रश्न लेते हैं 140 ये रहा बच्चों। 140 को छोटी से छोटी संख्या से विभाजित करते हैं।
तो बच्चों एक से तो विभाजित हो जाएगा, 2 से चालू करते हैं। तो क्या बच्चों ये संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी? तो हाँ, इकाई के स्थान पर बच्चों यदि 0 या कोई सम संख्या हो तो संख्या 2 से क्या होती है? विभक्त हो जाती है। तो इसको 2 से विभक्त करते हैं, 2 सते 14। ये फिर बच्चों देखिए इकाई के स्थान पर 0 है, शून्य है, शून्य एक सम संख्या। फिर ये बच्चों 2 से क्या होगा? कटेगा, 2 तिहाई 6 और 2 पचे 10। ठीक, अब देखिए 2 क्या बच्चों ये 2 से कटेगा? 2 से विभक्त होगा तो नहीं होगा बच्चों 2 से विभक्त। 3 से चेक करते हैं, ये 3 से भी विभक्त नहीं है, 4 से भी विभक्त नहीं है, 5 से विभक्त करते हैं। तो 5 सते 35। ठीक, और 7 एक अभाज्य संख्या है, यह स्वयं से क्या होगी? विभक्त होगी। तो 7 एकम 7, ठीक है ना? अर्थात 140 के अभाज्य, 140 के अभाज्य गुणनखंड, 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो जाएगा बच्चों? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ये बच्चों 140 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है ना? आइए बच्चों प्रश्न संख्या 2 को भी लेकर के हम समझते हैं। ये देखिए 156। ठीक, इसको बच्चों 2 से विभाजित करते हैं, 2 सते 14, 2 सते 14, एक बच गया, ये हो गया 16, 2 8 16। ठीक, फिर बच्चों देखिए इकाई के स्थान पर सम संख्या, फिर ये 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6 और 2 नवा 18। ठीक, क्या बच्चों ये 2 से कटेगा? नहीं, अब 2 से नहीं कटेगा, तो 2 से आगे बढ़ते हैं। क्या ये 3 से कटेगा? तो बच्चों 3 से कटने के लिए इन दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद यदि इसका योगफल 3 से विभक्त होता है तो पूरी संख्या 3 से क्या होती है? विभक्त होती है। 9 3 12, 12 3 से क्या है? विभक्त है, तो इसका मतलब 39 बच्चों 3 से क्या होगा? विभक्त होगा। तो आइए 3 से विभक्त करते हैं, 3 एक कम 3 और 3 के लेके 9। ठीक है, ये 13 एक अभाज्य संख्या है जो और किसी दूसरे संख्या से विभक्त नहीं होगी, केवल 1 से विभक्त होगी और स्वयं से। तो चलिए बच्चों इसको स्वयं से विभक्त कर देते हैं। ठीक, तो 156 के अभाज्य गुणनखंड, 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या है बच्चों? ये देखिए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, ये रहा। ठीक, तो स्टूडेंट अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखते हैं 3825। ये तो क्या बच्चों ये संख्या 2 से कटेगी? नहीं, 2 से नहीं कटेगी बच्चों। फिर 3 से चेक करिए, क्या 3 से कटेगी? नहीं, तो इसको जोड़ लीजिए, 5 2 7, 7 3 10, 10 8 18। 18 बच्चों 3 से विभक्त होती है, इसलिए पूरी संख्या 3 से क्या होगी? विभक्त होगी। आइए 3 से विभक्त करते हैं, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 2 बच गया, 22 हो गया, 3 सत्ते 21 और ये 3 बचे 15। ठीक है, अब स्टूडेंट फिर देखिए, क्या फिर ये संख्या 3 से विभक्त होगी कि नहीं? तो फिर जोड़ लीजिए, इसको जोड़िए,
2 1 3 7 3 10 5 15 2 1 3 7 3 10 5 15 तो 15 3 से पूर्णतः क्या होता है विभक्त होता है, इसलिए पूरी संख्या ये पूरी संख्या बच्चों 3 से क्या होगी विभक्त होगी। 3 चौको 12 ठीक है ना, 3 चौको 12 3 गुना के 6 3 पचे 15 ये मिला बच्चों। फिर इसको चेक करते हैं क्या संख्या 3 से विभक्त है कि नहीं। 4 2 6 5 11 11 बच्चों 3 से विभक्त नहीं होता है, इसलिए पूरी संख्या 3 से विभक्त नहीं होगी। तो आइए बच्चों अब इससे आगे बढ़ते हैं। 4 से भी ये संख्या विभक्त नहीं होगी, 5 से चेक करते हैं। 5 तो जिस संख्या के अंत में बच्चों शून्य होता है या 5 होता है वह संख्या 5 से क्या होती है विभक्त होती है। ठीक स्टूडेंट 5 से इसको विभक्त करते हैं। 5 बटे 40 2 बचा ये हुआ 25 5 बचे 25 ठीक। फिर ये लास्ट में 5 इकाई के स्थान पर 5 से विभक्त होगा। 5 5 एकम 5 3 इसमें से बचा है 35 हो गया। 5 सत्ते 35 ये बच्चों एक अभाज्य संख्या है 17 या स्वयं से कटेगी या 1 से कटेगी। तो हम 17 से इसको विभक्त करते हैं। 17 एकम 17 लिख देते हैं बच्चों। 38 3825 का अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17 ठीक ना। देख रहे हैं बच्चों ना सभी संख्याएं क्या है अभाज्य है ठीक। तो आइए स्टूडेंट एक और प्रश्न लेते हैं और हल करके समझते हैं। तो स्टूडेंट ये जो प्रश्न आपके लिए रहेगा होमवर्क में, और बच्चों आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं जैसे 3 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर गुणे 17 ऐसा भी लिख सकते हैं ना। तो यदि बस इतना लिखें तो भी सही है, इतना लिखें तो भी सही है ठीक है ना। तो बच्चों आज की क्लास यही समाप्त होती है। धन्यवाद। प्यारे बच्चों नमस्कार। हाई स्कूल मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे और समझेंगे। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ है ठीक। तो स्टूडेंट प्रश्न संख्या 2 में ये आपके लिए 3 प्रश्न दिए गए हैं और प्रश्न ये कह रहा है बच्चों की क्या दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है कि नहीं। तो स्टूडेंट चलिए हम प्रश्न संख्या 1 को हल करते हैं। यहाँ हल 26 और 91 26 और 91 का HCF तथा LCM याद करते हैं बच्चों। तो हमने आपको बताया कि दी हुई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो स्टूडेंट 26 का अभाज्य गुणनखंड यदि हम करेंगे 26 का 2 एक कम 2 2 6 और 13 कम 13। तो बच्चों हम 26 को लिख सकते हैं 26 तो 2 गुणे 13 ठीक है ना। इसी प्रकार बच्चों 91 का अभाज्य गुणनखंड हम कर देंगे
तो हो जाएगा 13 गुणे 7, 13 सते 91, ठीक है ना। अब बच्चों इसमें कुल कितने प्रकार की संख्या है? 2, 13 और 7। ये देखिए संख्या है 2, 13 और 7, मतलब दोनों संख्या का अभाज्य गुणनखंड किए तो कुल 2, 13 और 7 ये 3 टाइप की संख्या हमको मिली है। अब देखिए स्टूडेंट इसमें 2 और 13 है, 2 और 13, 7 नहीं है तो आप इसमें 7 बना लीजिए, 7 के घात में 0 कर लीजिए। फिर इसमें देखिए 13 और 7 है, 13 और 7 है, 2 नहीं है तो स्टूडेंट इसमें भी क्या करिए 2 के घात में 0 बना लीजिए सुविधा के लिए, ठीक है ना। अब एचसीएफ 26 और 91 का, तो बच्चों बताए थे कि एचसीएफ में दोनों संख्या के अभाज्य गुणनखंड में से उभयनिष्ठ संख्या की छोटी घात लेते हैं। देखिए इसमें दो, यहाँ 2 की घातें 1 और यहाँ 2 की घातें 0, तो छोटी घात क्या है? 2 की घातें 0, ये ले लेंगे, ठीक। पूरे ये देखिए 13 की घातें 1, 13 की घातें 1, दोनों में घात समान है बच्चों, तो घात समान है तो हम 13 की घातें 1 को ही लेंगे, ठीक, घात समान रहेगी। फिर यहाँ देखिए 7 की घातें 1 और 7 की घातें 0, इसमें से छोटा क्या है? 7 की घातें 0, ठीक है ना। तो स्टूडेंट आपको मिलेगा 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 का उत्तर 1 और 7 की पावर 0 का उत्तर 1, तो मिल जाएगा स्टूडेंट 1 गुणे, ये आपको मिलेगा। इसका पूरा कर देंगे तो मिल जाएगा 13, अर्थात 26 और 91 का महत्तम समापवर्तक 13, ठीक है ना। अब स्टूडेंट इधर देखते हैं LCM 26 और 91 का। अब बच्चों इसमें बड़ी घात का चुनाव करते हैं। देखिए 2 के घात 1 और 2 के घात 0, इसमें से बड़ी घात 1 है, अर्थात हम ले लेंगे 2 की पावर 1, ठीक है ना। यहाँ देखिए 13 की घात 1 और यहाँ 13 की घात 1, दोनों में पावर इक्वल है, तो हम ले लेंगे 13 की घात 1, ठीक है ना। यहाँ 7 की घात 1 और यहाँ 7 की घात 0, तो बच्चों यहाँ हम ले लेंगे 7 की घात 1, ठीक है ना। ये हो गया। अब बच्चों इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, क्योंकि बच्चों 13 की घात 1, 7 की घात 1 और 2 की घात 1 का रिजल्ट 2 की घात 1 मतलब 2, 13 की घात 1 मतलब 13, 7 की घात 1 मतलब 7, ठीक है ना। अब इसका गुणा कर दीजिए, 13 गुणा के 26 गुणे 7, 7 छक 42 को 2 और 7 गुणा के 14, 14 और 4 18, ये रहा स्टूडेंट, ठीक। तो हमने क्या किया बच्चों, अभी 26 और 91 का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक ज्ञात किया। अब हम चेक करेंगे कि क्या दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है कि नहीं। तो स्टूडेंट अब हम चेक करते हैं इधर। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है बच्चों? लघुत्तम समापवर्तक गुणे महत्तम समापवर्तक, ठीक। अब चेक करिए पहली संख्या क्या है बच्चों? पहली संख्या इसमें से मान लीजिए 26 है, ये लिख लीजिए 26 गुणे दूसरी संख्या क्या है बच्चों?
इक्यानवे है, 91 लघुत्तम समापवर्तक कितना है? दोनों संख्या का लघुत्तम समापवर्तक 182 और पूरे 13, महत्तम समापवर्तक है 13। और बच्चों इसका गुणा करके हम चेक करते हैं कि क्या ये जो रिलेशन है दो संख्याओं और उनके लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के बीच क्या सत्य है कि नहीं। तो स्टूडेंट आइए हम गुणा करके चेक करते हैं। तो स्टूडेंट हम गुणा करते हैं 26 और 91 का, ठीक है ना। 1 छक्का 6, 1 दुआई 2, 9 छक्का 54 को 4 हासिल 5 और 9 दूना 18 और 18 5 23, ये हो गया स्टूडेंट 23। ये 6 उतार लीजिए, 4 2 6 3 2, ठीक है ना। स्टूडेंट इसका गुणा कर लेते हैं इधर, तो 182 में 13 का गुणा कर देंगे तो 3 गुना के 6, 3 बड़े 24 को 4 हासिल 2, 3 एक कम 3 आदू 5, 1 9 2 8 1। स्टूडेंट इसको जोड़ लेते हैं, 6 4 2 6 8 5 13 8 5 13, एक हासिल ये 2। तो स्टूडेंट गुणा करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में भी 2366 और ये भी 2366, ये देखिए, ठीक। तो ये संबंध बच्चों सत्य है, ठीक है ना। तो लिख देंगे LHS बराबर RHS, ठीक है ना। तो इसी प्रकार बच्चों हम प्रश्न संख्या 2 और 3 को भी हल करके चेक करेंगे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट प्रश्न संख्या 3 को हम हल करेंगे और वो आप लोगों के लिए होमवर्क में रहेगा। तो अभी मैं 336 और 54 का LCM और FCF ये ज्ञात करेंगे बच्चों ना। तो 336 का बच्चों हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक, और 54 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। आइए दर्ज कर लेते हैं रफ्तार में, ठीक। इसको स्टूडेंट हम 2 से विभाजित करते हैं, 2 से विभाजित करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 एक कम 2, 2 छक्के 12, 2 अठे 16। फिर ये संख्या 2 से विभाजित होगी, 2 अठे 16 और 2 चौको 8। फिर बच्चों ये संख्या 2 से विभक्त होगी, 2 चौको 8, 2 गुना के 4। फिर सब बच्चों 2 गुना के 4, 2 एक कम 2। अब बच्चों 21 2 से विभक्त नहीं होगा। अब 2 से आगे बढ़ते हैं 3, तो 3 से विभक्त होगा, 3 सते 21 और 7 एक अभाज्य संख्या, इसलिए स्वयं से विभक्त होगी या 1 से विभक्त होगी। तो इसको 7 से विभक्त कर देते हैं, 7 एक कम 7। तो स्टूडेंट हमको मिल गया 336 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, ऐसा हमें प्राप्त हुआ। अब बच्चों इसको कुछ इस प्रकार लिख लेते हैं, 2 के घाते 4, 2 4 बार आया है ना, 2 के घाते 4 गुणे 3 गुणे 7, हमने ऐसा लिख लिया, ठीक है ना। अब स्टूडेंट 54 का अभाज्य गुणनखंड इधर कर देते हैं हम लोग। 54 ये बच्चों 2 से विभक्त करिए, 2 गुना के 4, 2 सते 14।
अब स्टूडेंट ये 2 से विभक्त नहीं होगा, 3 से चेक करते हैं ना। 3 3 9 27, 3 3 के 9, 3 1 का 3, ठीक है ना। अब स्टूडेंट इधर लिख लेते हैं 54 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो फाइनली बच्चों इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 के घाते 3, ठीक है ना। अब देखिए दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में कितनी प्रकार की संख्या आई है, 2 3 7, 2 3 7, यानी देखिए बच्चों 2 3 7, दोनों संख्याओं का जो हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो उसमें 2 3 7 ये 3 प्रकार की संख्याएं आई है। अब ऊपर मिलाते हैं यहाँ 2 3 7, ठीक है। इसमें ये देखिए 2 3 इसमें 7 नहीं है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो इसमें 7 अपने मन से क्या करिए बना लीजिए, 7 के घाते 0 करके, ठीक है ना। अब इसमें भी 2 3 7, इसमें भी 2 3 7, ठीक। अब HCF महत्तम समापवर्तक 336 और 54 का, यहाँ देखिए 2 के घाते 4 और 2 के घाते 1, दोनों में से छोटा कौन, 1। देखिए 1 छोटा है 4 से, तो बच्चों हम इसमें 2 के घाते 1 का चुनाव कर लेते हैं, गुणे छोटी घात। एचसीएफ में उभयनिष्ठ संख्या की छोटी घात। यहाँ देखिए 3 के घाते 1 और यहाँ 3 के घाते 3 में छोटा कौन है, 3 के घाते 1, ठीक है ना। और स्टूडेंट इन दोनों में देखिए 7 के घाते 0, ये 1 घात है ना यहाँ, ठीक। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे बच्चों, तो 2 3 और 7 के घाते 0 मतलब 1, तो बच्चों फाइनली कितना मिल जाएगा, तो 6, ये 6 मिल गया। अब स्टूडेंट्स इधर देखते हैं एलसीएम 336 और 54 का, इसमें बड़ी घात का चुनाव कर लेते हैं। देखिए 2 के घाते 1 और 2 के घाते 1 दोनों में 2 के घाते बराबर है बच्चों ना, तो हम 2 के घाते, तो स्टूडेंट यहाँ कुछ गलती हुई थी, इसके लिए क्षमा। आइए देखते हैं, यहाँ 2 और यहाँ भी 2, 2 के घाते 4 और 2 के घाते 1, दोनों में बड़ी घात कौन है, 4, तो बच्चों यहाँ लेंगे हम 2 के घाते 4, 2 के घाते 4, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए 3 के घाते 3 और 3 के घाते 1 में बड़ा कौन, बड़ी घात 3 है ना, तो हम लेंगे बच्चों यहाँ 3 के घाते 3, ठीक ना। यहाँ देखिए 7 के घाते 1 और 7 के घाते 0 है, दोनों में बड़ी पावर 1, अर्थात हम ले लेंगे बच्चों 7 के घाते 1, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो मिलेगा 2 के घाते 4, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और ये 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7, ठीक है ना। ये देखिए 2 गुना के 4 गुना के 8 गुना के 16, ये मिला बच्चों 16, 3 3 9 3 27, और ये बच्चों 7, ठीक है ना। अब इसका गुणा कर लीजिए, 7, ये 7 7 49 को 9 हासिल 4, और 7 गुना के 14, 14 4 18, ये हो गया, ठीक। अब स्टूडेंट इसका हम गुणा कर देते हैं, 16 9 144 को 4,
हासिल 14। 16/128, 128 में 14 ऐड करिए। 142, 142 तो 142 को 2 हासिल 14 और 16 एक कम 16 और 14 30। ठीक, तो बच्चों ये दो संख्या 336 और 54 का हमने महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात किया। अब हम स्टूडेंट चेक करेंगे कि क्या दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है कि नहीं। तो आइए स्टूडेंट चेक करते हैं। तो स्टूडेंट हम सत्यापन करते हैं। पहली संख्या को एक दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समापवर्तक गुणे महत्तम समापवर्तक। चलिए पहली संख्या को मान लीजिए बच्चों 336 गुणे दूसरी संख्या 54 बराबर लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक ये रहा और महत्तम समापवर्तक बच्चों 6। ठीक है ना। अब स्टूडेंट 336 में 54 का गुणा कर देते हैं इधर। आइए 336 में 54 का गुणा। ठीक, 4 छके 24 को 4 ठीक हासिल 2। 4 तिहाई 12 और 2 14 तो 4 हासिल 1 और 4 तिहाई 12 और 1 13। ठीक है ना। 5 छके 30 को 0 हासिल 3। 5 तिहाई 15 3 18 को 8 और 5 तिहाई 15 1 16। ये 4 8 3 11 को 1 6 1 7 और 1 8 ये मिला हमको। ठीक, तो ये दोनों संख्याओं का गुणनफल। चलिए स्टूडेंट इसको चेक करते हैं। 6 को 24 को 4 हासिल 2। 6 गुना के 12 12 2 14 को 4 ठीक हासिल 1। 6 में 16 में 1 जोड़ देंगे 1 छत्री 18। ठीक, तो स्टूडेंट ये हो गया LHS बराबर RHS। ठीक है ना। ये सत्य है, ये सत्य है। तो स्टूडेंट प्रश्न संख्या जो 2 है वो आप होमवर्क में हल करेंगे। ठीक है। तो स्टूडेंट प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 3 अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक, और इसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं। इसमें से हम प्रश्न संख्या 1 को लगाते हैं और प्रश्न संख्या 2 को, और तीसरा आपके लिए रहेगा होमवर्क। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ हम हल में 12 15 और 21 का HCF तथा LCM हम ज्ञात करते हैं ना। तो बच्चों हमने बताया कि दी हुई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो बच्चों 12 का अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे तो मिलेगा 2 गुणे 2 गुणे
3 और आप इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट 2 2 बार आया है इसलिए 2 के घात 2 गुणे 3। ठीक है, ये देखिए 15 का गुणनखंड का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणे 5 3 बचे 15। 21 का बच्चों भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 7 गुणे 3 7 तरीके 21। अब तीनों संख्याओं के भाज्य गुणनखंड में कुल कितनी प्रकार की संख्याएं हैं आइए हम देखते हैं। तो बच्चों 2 3 5 और 7 2 3 5 और 7 ये 4 प्रकार की संख्याएं बच्चों तीनों संख्या के भाज्य गुणनखंड में हमें प्राप्त हुई है। अब देखिए 2 3 है लेकिन 5 और 7 नहीं है, तो इसमें स्टूडेंट आप 5 के घाते 0 और 7 के घाते 0 बना लीजिए। ठीक है ना, तीनों संख्या का जब हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो कुल 4 प्रकार की संख्याएं हमको मिली 2 3 5 7। ठीक है ना, अब इसमें देखिए 2 और 3 था लेकिन 5 और 7 नहीं था, तो स्टूडेंट हम 5 और 7 को बना लेते हैं। ठीक है ना, ऐसे 5 के घाते बच्चों 0 का उत्तर 1 और 7 के घाते 0 मतलब भी 1 होता है। तो अब इसमें देखिए ये 3 और 5 है, 3 और 5 है, 2 7 नहीं है, तो स्टूडेंट इसमें 2 7 आप बना लीजिए। 2 के घाते 0 और 7 के घाते 0 कर लीजिए। ठीक है, फिर इसमें 7 3 है, 7 और 3 है, 5 और 2 नहीं है। ठीक, तो स्टूडेंट आप इसमें क्या करिए 5 के घाते 0 और 2 के घाते 0 बना लीजिए। ठीक है ना, अब तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में हमें 2 3 5 7 2 3 5 7 दिखाई देने लगे। ऐसा बच्चों हम इसलिए कर रहे हैं कि आपको सवाल लगाने में सुविधा हो जाए। ठीक है ना, तो आइए स्टूडेंट इधर हम एचसीएफ 12 15 और 21 का कितना होगा। यहाँ देखिए 2 2 2 2 2 2, इसमें से छोटी घात का चुनाव कर लीजिए बच्चों। छोटी घात 2 के घाते 0 है। ठीक है ना, 2 के घाते 0 गुणे। ठीक है ना, अब स्टूडेंट यहाँ भी 2 के घाते 0 है, यहाँ भी 2 के घाते 0 है, तो आप इसको 2 बार नहीं लिखेंगे, एक बार ही लिखेंगे ना। अब 3 पर विचार करिए, यहाँ 3 के घाते 1 है, यहाँ भी 3 के घाते 1 है बच्चों, और यहाँ भी 3 के घाते 1 है। 3 के घाते 1 तीनों संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में उभयनिष्ठ है। ठीक है ना, तो हम बच्चों 3 के घाते 1 को ही लेंगे, 3 के घाते 1 को ही लेंगे। फिर यहाँ देखिए 5 के घाते 0, यहाँ 5 के घाते 1 और यहाँ 5 के घाते 0 है स्टूडेंट, इसमें से छोटी घात 0 है, तो 5 के घाते बच्चों यहाँ 0 लेंगे। ठीक है ना, तुलना करते हैं 5 के घाते 0 है, 5 के घाते 1 है, यहाँ 5 के घाते 0 है, तो छोटी घात 0 है ना, 1 से छोटा 0 होता है। ठीक, तो 5 के घाते 0 का बच्चों हम चुनाव कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं। 7 के घाते 0, 7 के घाते 0 और यहाँ 7 के घाते 1 है। ठीक, इसमें छोटा घात क्या है 7, ये 0 क्या है 0। ठीक, तो यहाँ स्टूडेंट हम ले लेंगे 7 के घाते 0। ठीक है ना, अब 2 के घाते 0 का रिजल्ट 1 होता है स्टूडेंट, 3 के घाते 1 का रिजल्ट 3 गुणे 5 के घाते 0 का 1 और 7 के घाते 0 का 1। ठीक, तो कुल मिलाकर बच्चों ये गुणा कर देंगे तो 3 आपको मिलेगा, 3 मिलेगा। अब एलसीएम बच्चों याद करते हैं 12 15 और 21 का।
12, 15 और 21 का। इसमें बच्चों बड़ी घात का चुनाव करिए। 2 के घाते 2, 2 के घाते 0, 2 के घाते 0 में बड़ी घात क्या है? 2। क्या है? 2। तो बच्चों हम 2 के घाते 2 का ही चुनाव करेंगे। ठीक। अब 3 के घाते 1, 3 के घाते 1, 3 के घाते 1, तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में 3 के घाते 1 उभयनिष्ठ है, तो बच्चों हम 3 के घाते 1 को ही लेंगे। ठीक है ना। फिर 5 के घाते 0, 5 के घाते 1 और 5 के घाते 0 में 5 के घाते 1। ठीक है ना स्टूडेंट। अब यहाँ 7 के घाते 0, 7 के घाते 0 और यहाँ 7 के घाते 1, यहाँ 7 के घाते 1 ले लेंगे स्टूडेंट ना। और इसका गुणा कर दीजिए। 2 के घाते 2 का रिजल्ट 4 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। ठीक। तो हो जाएगा 4 तिहाई 12 गुणे 5 गुणे 7, तो 12 बच्चे 60 गुणे 7, 7 7 42। ठीक। यहाँ 7 7 42 420। ठीक। 420। तो स्टूडेंट 17, 23 और 29 का एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक। आइए स्टूडेंट इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 17 बच्चों एक खुद अभाज्य संख्या है ना, तो इसका गुणनखंड आप करेंगे तो 17 गुणे 1, ये 23 भी एक अभाज्य संख्या है। 23 गुणे 1 और बच्चों 29 भी एक अभाज्य संख्या है, तो ये 29 गुणे 1। ठीक है ना। अब चूंकि बच्चों अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 होता है, अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 होता है, इसको हम सिद्ध भी कर सकते हैं। क्योंकि तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में एक क्या है? उभयनिष्ठ है। एक उभयनिष्ठ है। ठीक। तो इसका महत्तम समापवर्तक एचसीएफ कितना हो जाएगा बच्चों? 1। ठीक है ना। एचसीएफ 1, एचसीएफ ऐसे लिखते हैं एचसीएफ 17, 23 और 29 का 1। और बच्चों इससे कंफ्यूजन में आप मत पड़िएगा। इसके पहले हम थोड़ा सा विस्तृत लगा रहे हैं। जैसे हम 17, 23 और 29 है तीनों संख्याओं में, तो यहाँ बना ले रहे थे 17, 23 और 29 तीनों संख्या में। इसमें 17 है और इसमें 23 और 29 नहीं है, तो बच्चों यहाँ पर हम बना सकते हैं। यहाँ पर इसको मिटा करके हम चाहें तो बना सकते हैं 23 के घाते 0 और 29 के घाते 0। यहाँ देखिए 23 है, 17, 29 नहीं है, तो यहाँ लिखते हैं 17 के घाते 0 और 29 के घाते 0। और बच्चों यहाँ क्या लिख सकते हैं हम? 17 के घाते 0 और 23 के घाते 0। कितना ऐसा लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ 17 के घाते 1, यहाँ 17 के घाते 0, यहाँ 17 के घाते 0 में छोटी पावर 0 है, हम ले लेंगे 17 के घाते 0। ठीक है ना। 23 के घाते 0, 23 के घाते 1 और 23 के घाते 0 में छोटी पावर 0 है। ठीक। तो हम ले लेंगे 23 के घाते 0। फिर यहाँ देखिए 29 के घाते 0, 29 के घाते 0, 29 के घाते 1, छोटी पावर 29 के घाते 0। तो बच्चों 17 घाते 1 और 17 घाते 0 का रिजल्ट 1, ये भी 1, ये भी 1, तो फाइनली बच्चों क्या हो गया? 1। इसलिए बच्चों अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक सदैव 1 होता है, सदैव 1 होता है। अब एलसीएम 17, 23 और 29 का, इसमें बड़ी पावर का चुनाव कर लीजिए बच्चों। 17 के घाते 1, 17 के घाते 0, 17 के घाते 0 में बड़ी पावर 1 है, इसलिए 17 के घाते 1
फिर 23 के घाते 23 के घाते इसमें एक है, इसमें 23 के घाते शून्य है, इसमें 23 के घाते शून्य है बच्चों। तो हम ले लेंगे 23 के घाते 1 बड़ी पावर है 1, यहाँ 29 के घाते 1। तो फाइनली बच्चों स्टूडेंट ये रहा 17, 23 और 29 का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। और आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद। प्यारे बच्चों नमस्कार, हाई स्कूल मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 4 को हल करेंगे और समझेंगे। प्रश्न संख्या 4 में बच्चों ये कह रहा है कि दो संख्या 306 और 657 का महत्तम समापवर्तक 9 दिया है, तो इन्हीं दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। ठीक, अर्थात बच्चों उनका पढ़े दिया है दिया है दिया दिया पहली संख्या 306 दूसरी संख्या 657 और दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 9 दिया है और बच्चों लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समापवर्तक गुणे महत्तम समापवर्तक। ठीक है ना स्टूडेंट। पहली संख्या की जगह 306 बच्चों रख दीजिए, दूसरी संख्या की जगह 657 रख दीजिए। लघुत्तम समापवर्तक हमको ज्ञात करना है। महत्तम समापवर्तक 9 दिया है, यहाँ 9 रख देते हैं। ठीक, तो लघुत्तम समापवर्तक बराबर 306 गुणे 657 बटा में 9। ठीक है स्टूडेंट। 9 की हम इन दोनों संख्याओं के गुणनफल में भाग कर लेते हैं। ठीक है ना। 9 से इसको विभाजित करिए। 9 एकम 9 और 9 3 27, 3 बचा और ये 36 हो गया। 9 चौको 36। ठीक, तो स्टूडेंट हमें मिला 34 गुणे 657। इसका गुणा कर लेते हैं। 657 में 34 का गुणा कर दीजिए। 4 7 28 को 8 और 4 5 20 और 2 22, 22 को 2, 4 6 24 और 2 26, 3 7 21 को 1 हासिल 2, 3 5 15 और 2 17 को 7 हासिल 3 6 18 और 1 19, ये 8 2 1 3 7 6 13 को 3 और 9 2 11 और 1 12 को 2 हासिल 1 और इसमें ऐड कर देंगे तो मिल जाएगा 2। तो स्टूडेंट 2 2 ये लघुत्तम समापवर्तक रहा। तो स्टूडेंट प्रश्न संख्या 5, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के घाते n अंक 0 पर
समाप्त हो सकती है। ठीक, अर्थात कह रहा है बच्चों कि n के स्थान पर किसी प्राकृतिक संख्या के लिए 6 के घाते n का इकाई का अंक 0 हो सकता है कि नहीं, ये हमसे पूछा है। अर्थात बच्चों हल तो स्टूडेंट, किसी संख्या के अंत में अर्थात इकाई का स्थान 0 तभी होता है जब उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड किया जाए और अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 हो। यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 है तो उस संख्या के इकाई के स्थान पर 0 जरूर आएगा। अर्थात देख लीजिए बच्चों, जैसे हमने 10 लिखा, 10 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे बच्चों तो 2 गुणे 5, 2 और 5 आ गया। ठीक, फिर बच्चों हम लिख देते हैं 30 लिखेंगे बच्चों 2 गुणे 3 गुणे 5, तो ये देखिए 5 और 2, इकाई का स्थान 0 है। यहाँ इकाई का स्थान 0 है। 30 का अभाज्य गुणनखंड की 23, अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 है। फिर देख लेते हैं बच्चों, यहाँ 40 पर विचार कर लेते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। ठीक, इकाई का स्थान 0 है बच्चों। इसका अभाज्य गुणनखंड की 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। अब इसमें देखिए 2 भी है और 5 भी है, तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि किसी संख्या के अंत में 0 तभी हो सकता है जब उस संख्या का गुणनखंड करें तो गुणनखंड में 2 और 5 हो। अर्थात जिन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होते हैं उन संख्याओं के इकाई का अंक 0 होता है। तो स्टूडेंट हम यहां लिख देंगे 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा बच्चों यहाँ 2 गुणे 3 के घाते n, और इसको बच्चों लिख देंगे 2 के घाते n और 3 के घाते n। ठीक है ना। अब लिखेंगे 6 के घाते n के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड में 2 के घाते n गुणे 3 के घाते n है, लेकिन 5 नहीं है, ठीक ना, लेकिन 5 नहीं। अब क्योंकि 6 के घाते n, क्योंकि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय से 6 के घाते n का और कोई दूसरा गुणनखंड नहीं हो सकता। तो बच्चों यहाँ लिख देंगे
घातीय के अभाज्य गुणनखंड में 2 है लेकिन 5 नहीं है। 5 नहीं है, इसलिए n के किसी भी प्राकृतिक मान के लिए क्षय के घातीय n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक, ये बच्चों हम लिख देंगे। हल में 6 के घातीय n था बच्चों अभाज्य गुणनखंड के, तो हमें 2 और 3 मिला। 2 के घातीय n पूरे 3 के घातीय n मिला। और बच्चों हमने ये बताया कि किसी भी संख्या के अंत में यदि 0 है तो उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 भी होगा और 5 भी होगा। क्योंकि 6 के पावर n का जब हमने गुणनखंड किया तो 2 आया और 3 आया, लेकिन 5 नहीं आया। तो इससे यह सिद्ध होगा बच्चों कि 6 के घातीय n के अभाज्य गुणनखंड में 2 है लेकिन 5 नहीं है। इसलिए n के किसी भी प्राकृतिक मान के लिए संख्या 6 के घातीय n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। और चूंकि बच्चों यहाँ लिखे कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से 6 के घातीय n का और कोई दूसरा गुणनखंड नहीं हो सकता। 6 के घातीय n का बच्चों केवल और केवल यही गुणनखंड है, इसके अलावा और कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है। ठीक, तो आइए स्टूडेंट अगला प्रश्न